Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 4 of history, that is thinkers, beliefs, and buildings. And as we were talking about the cultural development that occurred during 600 BCE to around 600 CE time period. Okay. And इससे पहले वाले जो चैप्टर्स है उसमें हमने बेसिकली पॉलिटिकल चेंजेस एंड सोशल बिलीफ्स इन सब से रिलेटेड चीजें की थी. And in this chapter, we will be talking about the culture development that took place during this time period. So we have already studied about few of the points regarding Buddhism. We have understood few of the theories of Jainism and the ideologies of few more thinking and हम बोल सकते हैं ideological जो ग्रुप्स आ रहे थे उनसे रिलेटेड हमने फैटलिस्ट और मटीरियलिस्टिक के बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लिया था. And in our last class, we discussed in a bit detail about Jainism and Lord Mahavira. So now we move on to the Buddha and the quest for enlightenment. Now we know that one of the most influential teacher of this time was Lord Buddha. हमें पता है he was one of the teachers who was very sought around for that time. लोग चाहते थे and people considered him as a great teacher and people came to listen to him, and then even after him people tried to follow his teachings. So over centuries उनके जो मैसेज है वो हमें पता है not only India, it spread around the subcontinent, Central Asia, China, Korea and even till Japan. And अगर हम देखें across the seas, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक इनकी बहुत सारी जितनी भी टीचिंग्स है वो spread हो गई थी and people were now becoming Buddhist and they were following Buddhism. So how do we know about his teachings? Obviously हमें पता है कि इनको हमें बहुत केयरफुली रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दिस वाज रिटन आफ्टर बुद्धा एंड वी नो विद टाइम हो सकता है थोड़े से चेंजेस आए हो इनमें. सो दीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड वेरी केयरफुली. एडिटिंग, इनको ट्रांसलेट करना, एनालाइज करना, ये सारी चीजें कैसे जरूरी है, दिस इज व्हाट, और कैसे की जाती है, कैसे अलग अलग पिटकास में लिखी गई थी और क्या क्या उनके सिग्निफिकेंस थे, कैसे किसी में मॉन्क्स की लाइफ के बारे में, किसी में फिलोसफिकल थ्योरीज के बारे में एंड रेस्ट में अबाउट बुद्धिज्म, अबाउट लॉर्ड बुद्धा. ओके, सो ये बहुत सारे थे जिसमें अपने को दे टेल अस a lot about Buddha and his teachings, and then obviously ये जो philosophical matters हैं, इनकी teachings हैं, and obviously जो एक monk को जिस टाइप के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, ये बेसिक थी. इसके बाद हमने देखा अलग अलग जगह पे दूसरी भी से रिलेटेड बुक्स लिखी जाने लगी जिससे हमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पता चलता है अबाउट दिस टाइम पीरियड और स्पेसिफिकली अबाउट बुद्धिज्म. और बाकी भी हमने पढ़ा था, ये जो फैटलिस्ट और मटेरियलिस्ट की हमने बात की थी, इनके भी मेंशन हमें बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट है जो फिलोसफिकल मैटर से डील करते हैं उससे हमें पता चला था. इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने पढ़ा था सुत्ता पिटका से पता चला, जिसमें ऑब्वियसली सुत्ता पिटका जो है उसमें बुद्धा की टीचिंग्स इंक्लूडेड है और किसी किसी में फिलोसफिकल मैटर्स है. तो जो सुत्ता पिटका वहां उसमें अपने को इन सब चीजों के बारे में पता चला था अबाउट फैटलिस्ट एंड मटीरियलिस्ट. तो अपने पास बहुत सारी टेक्स्ट अवेलेबल है पर उनको बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ता है टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टाइम पीरियड. हिस्टोरियंस ने कोशिश की है एकदम रिकंस्ट्रक्ट करने की अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और हेगियोग्राफी मतलब लाइफ ऑफ द सेंट के रिलेटेड जो भी उनकी लाइफ हिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है. एंड हमें पता है एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड की जो रिटन मैटर था वो एक्चुअली में आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा लिखा गया था. तो मेनी ऑफ दीज वर रिटन डाउन एटलीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर टाइम ऑफ बुद्धा.
और ये लिखा इसलिए जा रहे थे ताकि वो प्रिजर्व कर सके क्या चीज जो बुद्धा की मेमोरीज है उनको प्रिजर्व कर सके, उनकी टीचिंग को प्रिजर्व कर सके, ताकि आगे की जनरेशन जो है उन तक ये चीजें पहुंच सके. ओके, सो लेट अस जस्ट हैव little more information about Lord Buddha. Now, according to these tradition, Siddharth, as the Buddha was named at the time of his birth, यानी obviously जब वो जन्मे थे तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, and he was son of chief of Sakya clan. बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग थी उनकी, शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग थी, पैलेस में रहते थे, एकदम जितनी भी वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज है उनसे अनअवेयर थे, उनसे दूर रखा जाता था. वन डे उन्होंने जो चैरिटियर है, जो चैरिट के ड्राइवर है, उनको बोला कि आई वांट टू गो एंड जस्ट हैव अ लुक एट माय सोसाइटी, माय सिटी. सो जो उनकी फर्स्ट जर्नी है वो एक्चुअली बहुत ट्रॉमेटिक हो गई उनके लिए, बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, बहुत ज्यादा उससे उनको दुख हुआ था. सो व्हाट वाज एक्चुअली दैट, बहुत he was really disappointed, he was really sad when first of all he saw an old man, then he saw a sick man, and then he saw a corpse. तो ये जो जिन हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ से छुपा के रखा था अभी तक इनके पेरेंट्स ने, वो उनके सामने अचानक से आई. he saw an old man, he asked the charioteer कि ये इनको क्या हुआ. so he told everyone who takes birth once obviously will become an old person. और सिमिलरली सिक पर्सन को भी उन्होंने यही देखा कि दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ पेन इन दिस पर्सन. एंड देन फाइनली आफ्टर दैट व्हेन ही सॉ द कॉर्प्स, अगेन द चैरिटियर टोल्ड हिम दैट this is also harsh reality of life, that anyone who has taken birth has to die. So these things were very shocking for him and he could not understand. And obviously after then he saw a homeless mendicant, a person, a saint kind of person who was meditating. And obviously when he saw him there was a calmness on his face, and he, just by looking at that person, he could understand that he was experiencing such a kind of peace. And then obviously again asked charioteer, and he told that this is a person who has renounced world, he has detached himself from the worldly desires, and that is why he is leading such peaceful life. So soon after that he left his palace and then he moved out in search of truth. Okay, he wanted to find out what life is, what are all these things, is there something, how life after death, or how, what is the actual reality of world, what is human life, how should a person lead a life, and all these sort of things. So he explored several paths. First of all he did like deep, you can say, meditation, bodily mortification की कोशिश की थी, जहाँ पे he was just about to reach that, he just stopped eating, consuming anything. But then he left these extreme methods and he meditated for several days, and finally he attained enlightenment. He understood that extremities will not lead him to understand the realities of life. मतलब अगर उनको समझना है तो ऐसा नहीं है पूरा उन्होंने खाना पीना छोड़ के, एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू रीच द प्लेस ऑफ बीइंग डेड. बट उससे पहले ही उन्होंने उसको छोड़ के फिर उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन की, meditated to find the realities of life, and then he finally got the enlightenment. Okay, and after that he was called as Buddha or the enlightened one. And then rest of his life he taught Dhamma or the path of righteous living to everyone, where he said that there are eightfold paths that we should follow. We should like never tell lie, never do stealing, and all these righteous, you can say, जो right चीजें होती है, सही चीजें होती है, वो follow करने के लिए उन्होंने लोगों को encourage किया. Okay, so this was about his whole life. There are few more stories related to it, that this was the person who initially when he was born, then only parents and the astrologers had said that
he will be somebody, either a very great king or a very big saint. So that is why his parents actually thought that he should not see any kind of harshness in the world. But then what is the destiny actually comes to become the reality, and that is what happened when he received this enlightenment in Bodh Gaya under a tree. So now when we know his background, let us understand about the, you can say, teachings of Buddha. तो mainly इनकी teachings क्या थी वो देख लेते हैं. तो Buddha's teaching जो है, they were many times reconstructed in the form of stories and they were told to us in Sutta Pitaka. मतलब directly नहीं देते थे जो उनकी teachings थी, indirectly देते थे through certain stories. And stories में से आपको interpret करना पड़ता था कि what is the thing that he really wants people to understand. So कुछ स्टोरीज में मिराकुलस पावर के बारे में बोलते थे, जिसमें कि उनके पास स्पेशल पावर्स है, पर बाकी जो है वहां पे ये दिखाते थे कि लॉर्ड बुद्धा इज ट्राइंग टू कन्विंस पीपल एंड अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग लाइफ. रीजन के थ्रू बताते थे, लॉजिक के थ्रू बताते थे, उनको परसुएट करते थे. और ऐसा नहीं है कि हर बार कोई सुपर नेचुरल पावर अपना डिस्प्ले करते थे. एक एग्जाम्पल है, दिस इज अबाउट a woman whose child died and she came to Lord Buddha and told her that you somewhere try to bring the child back to life and just try that he is back again. But then he gently convinced her that death is inevitable. Anyone who takes birth will die, and this is something that cannot be controlled. He told her to move to certain places, go to areas where nobody has died, go to any family where no family member or maybe the near one or the far one had died. So she could not find, and then somehow he tried to persuade her that this thing cannot be changed. Okay, this is the reality. तो वो logic के through समझाते थे, and जनरली उनकी स्टोरीज जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में नरेट की जाती थी ताकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो उन स्टोरीज को समझ सके. ओके, देन अलोंग विद दिस जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वहां पे बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है इट इज ट्रांजिएंट, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है. सोललेस है क्योंकि देयर इज नथिंग परमानेंट, अनंत, दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं है जो परमानेंट या इटर्नल है. और क्योंकि ये चेंजिंग वर्ल्ड है तो इसमें जो दुख है, सॉरो है, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. और एक ह्यूमन बीइंग को पाथ ऑफ मॉडरेशन फॉलो करनी चाहिए. सीवियर पेनेंस या सेल्फ इंडल्जेंस मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा वर्ल्डली प्लेजर्स को एंजॉय करना, या बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम पेनेंस, एक्सट्रीम जैसे मेडिटेशन और ये सब है, ये सब भी नहीं होना चाहिए. मिडिल वे होनी चाहिए, मिड पार्ट, मॉडरेशन फॉलो करो, देन ऑब्वियसली आपकी जो वर्ल्डली ट्रबल्स है वो कम हो जाएंगे. सो ये तो इनकी बेसिक आइडियोलॉजी थी. अगर हम ये देखें कि बुद्धिज्म में क्या कहा हुआ है अबाउट गॉड, सो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में they did not put too much emphasis on whether God is present or not. And for them, they said this is not that important, rather than focusing on doing correct thing and following moderation and following the right path और अच्छे काम करना, that is what they focused on. So Buddha जो है, he regarded, we will see कि social world as the creation of human, और कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है. जो हमारी सोसाइटी है, जो सोशल वर्ल्ड है, ये ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, ये किसी डिवाइन पावर को, स्पिरिचुअल पावर ने नहीं किया है. इसीलिए ही एडवाइस किंग्स और जो गृहपतिज होते हैं कि आपको हमेशा पोलाइट होना चाहिए, आपको ह्यूमन होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए. ओके, एंड यू शुड ऑलवेज बी नाइस टूवर्ड्स अदर पीपल. एंड अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए, अच्छे चेंजेस आए, तो वो इंडिविजुअल एफर्ट से ही आएंगे.
Okay, that is what he focused, that individual effort were expected to transform social reforms. Then Lord Buddha also emphasized on, as I said, right is action. सही काम करो. Okay, तभी आप क्या है जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है उससे आप निकल पाओगे. और इसके लिए जरूरी है आप खुद से इंडिविजुअल लेवल पे काम करो. ठीक है, एंड यू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन. एंड उसी से आपको क्या होगा, निबाना या जिसको हम मोक्ष बोलते हैं वो मिलेगा. और आपकी जो ईगो है, डिजायर्स है, वो सब खत्म हो जाएगी. और साइकिल ऑफ सफरिंग जो है ये भी खत्म हो जाएगी. किनके लिए, जिन्होंने रिनाउंस कर दिया है वो. यानी एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग राइट एक्शन, जिसके कारण वो साइकिल ऑफ रीबर्थ और सेल्फ रियलाइजेशन और निबाना अटेन कर सकते हैं. इसके साथ साथ अपने ईगो को खत्म करने के लिए, डिजायर खत्म करने के लिए और जो सफरिंग जो है उसको एंड करने के लिए आपको वर्ल्ड को रिनाउंस करना भी जरूरी है. एंड देन अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हिज लास्ट वर्ड जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोले थे वो थे, बी लैम्प्स onto yourselves as all of you must work out your own liberation. खुद के लिए लैम्प बनो. ओके, खुद के लिए मेक paths, make ways, because every individual is responsible for his own liberation and that is possible only if you are doing the above mentioned things जो लॉर्ड बुद्धा ने बोली थी कि always try to follow the mode of moderation and then do the righteous thing and then only slowly and gradually you will come out of these worldly sorrows, problems, and you will be able to attain nibbana. And also if you leave your ego back and you start renouncing the world, it will also help you to obtain nibbana. So just follow the moderation, path of moderation, and obviously desire को भी end करो, and then only it will help in your self, you can say, enlightenment and attainment of nibbana. So now there is a box that is in your book on page number 91. You can just check this again. They are talking about Buddhism in practice. Okay, तो ये सूत्र पिटिका का एक है जिसमें ये एक एडवाइस दी है बुद्धा ने एक वेल्दी हाउस होल्डर को. ठीक है, जिसका नाम है सिगाला. उनको बोला है कि 5 वेज में एक मास्टर को अपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉइज का ध्यान रखना चाहिए. उन्हें काम उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से दो, उनको फूड दो, उनको वेजेस दो, उनकी सिकनेस में उनका ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ देम. एंड जो आपके पास डेलिकेसीज आती है, स्पेशल कुछ खाने की चीज आती है, वो उनके साथ शेयर करो. ओके, और जब जरूरत हो तो उनको छुट्टियां भी दिया करो. देन इसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि एक क्लैंसमैन जो है उसको उन लोगों के, एक नॉर्मल इंसान जो है, कॉमन क्लैंसमैन, उसको जो सामंस हैं, सामन कौन, जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, और ब्राह्मण, उनके लिए किस तरीके से क्या 5 चीजें करनी चाहिए. पहले, बाय अफेक्शन इन एक्ट एंड स्पीच and mind, by keeping open house to them and supplying their worldly needs. यानी उनसे अच्छे से बात करो, स्पीच में भी, और अच्छे से उनको ट्रीट करो, अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके लिए हाउस खुला रखो इन द टर्म्स कि जब वो खाने के लिए आए या कुछ मांगने के लिए आए या वर्ल्डली नीड्स के लिए आए. उसी तरीके से सिगाला को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, टीचर्स के साथ कैसे करना चाहिए, वाइफ के साथ कैसे करना चाहिए. तो समवेयर वेज ऑफ लाइफ भी बता रहे हैं, हाउ शुड अ पर्सन बी. ओके, नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म, लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा. नाउ वेरी सून एक्चुअली बहुत सारे डिसाइपल्स हो गए थे बुद्धा के, और उन्होंने एक संघ फाउंड कर लिया था. संघ क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स होता है जो बेसिकली टीचर्स बन जाते हैं धम्मा के. ये मॉन्क्स जो है ये बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, सिर्फ जो एसेंशियल चीजें चाहिए जीने के लिए वो रखते हैं. अपने पास एक बोल रखते हैं ताकि जब भी खाना रिसीव करने आए किसी से, उनके पास एक बोल हो. ठीक है,
और इसके अलावा वो सिर्फ लोगों से जब खाना मांगते थे उसके बेसिस पे ही वो जीते थे, इसीलिए उनको क्या बोलते थे, भिक्षुज बोलते थे। ओके, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, दे आर आस्किंग फॉर फूड फ्रॉम कॉमन पीपल बिकॉज दे हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, दे हैव बिकम बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दैट इज व्हाई। तो इनिशियली तो सिर्फ मेन जो है उनको अलाउड था संघ का पार्ट बनना, बट बाद में विमेन को भी एडमिट कर लिया गया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट this was made possible because through the mediation of Ananda, one of the Buddha's dearest disciples, जिन्होंने ये बोला कि विमेन को भी अलाउ करना चाहिए संघा का पार्ट बनने का। ठीक है, तो वो कौन थे? आनंद जो थे वो बुद्धा के डिसाइपल थे, उन्होंने ये चीज बोली कि विमेन को भी ये राइट होना चाहिए टू बिकम पार्ट ऑफ द संघा। तो जो बुद्धा की मदर थी महाप्रजापति गौतमी, वो फर्स्ट वुमेन थी जिनको भिक्खुनी बोला गया, भिक्खुनी बनी जो। उसके बाद बहुत सारी विमेन ने एंटर किया संघा को, टीचर्स बनी धम्मा की, एंड देन दे वेंट ऑन टू बिकम थेरीज। थेरीज मतलब वही जो मॉन्क्स और ये बुद्धिज्म की टीचर्स होते हैं। ठीक है, या रिस्पेक्टेड मूवमेंट। थेरीज का मतलब हु हैड अटेन्ड लिबरेशन, यानी बाद में लिबरेट भी हो गई थी वो विद दिस, जो होल अपना ये होता है विद लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड फॉलोइंग ऑल द पाथ्स यू अटेन लिबरेशन। तो ये भी अटेन कर लेती वुमेन, यानी पहले नहीं अलाउड था पर बाद में अलाउड हो गया था बिकॉज ऑफ मीडिएशन ऑफ आनंद। और उसके बाद जो महाप्रजापति गौतमी है, शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम भिक्खुनी, और उसके बाद ये बुद्धा की फॉस्टर मदर थी, तो उसके बाद और बनी थी। ठीक है, नाउ फॉस्टर मदर ऑब्वियसली जिन्होंने पाल के उनको बड़ा किया था वो। देन इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे दे केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप्स, जिसमें ऐसा नहीं किसी एक ही सोशल ग्रुप के लोग आते थे, बहुत सारे सोशल ग्रुप के लोग आते थे, जिसमें हम देखेंगे कि वेल्दी मैन होते थे, गृहपति होते थे, किंग्स भी होते थे, नॉर्मल लोग जैसे वर्कर्स, स्लेव्स और क्राफ्ट पर्सन भी होते थे। पर एक बार वो संघा का पार्ट बन गए तो सब लोग इक्वल है, चाहे वो किंग हो चाहे वो वर्कर हो। ओके, एंड उसके बाद उनके पास एक शेड होता था, बेसिकली जो उनका जो एरिया होता था जहाँ पे वो लोग रहते थे, पूरी भिक्खुज और भिक्खुनीज, वहां पे आने के बाद भिक्खु सारे इक्वल होंगे, चाहे वो किंग हो चाहे वो वर्कर हो चाहे वो स्लेव हो चाहे वो क्राफ्ट पर्सन हो। तो अपनी जो अर्लियर सोशल आइडेंटिटी उसको वो छोड़ देते हैं और वो भिक्खु या भिक्खुनी बन जाते हैं। और जो इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ संघ है वो बेस थी कुछ इनके जैसे रूल्स और रेगुलेशंस थे, जो कॉमन डिस्कशन के बाद कंसेंसस पे जब ये पहुंचे थे उसके बेसिस पे थे। ये बेस्ड थे ऑन ट्रेडिशन ऑफ गन एंड संघ। ठीक है, अगर इफ दैट फेल डिसीजन वर टेकन, अगर सपोज लोग किसी डिसीजन पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वोट होते थे, और फिर ऑब्वियसली जिनके मेजॉरिटी ऑफ वोट होते थे उसके बेसिस पे ये लोग डिसाइड कर लेते थे कि व्हाट इज टू बी डन। ओके, then इसी से related, before reading this story let us continue with what we are doing. What were the rules for the monks and the nuns? These are some of the rules that were laid down in Vinaya regarding the monks and the nuns. When a new felt या blanket has been made by bhikkhu, it is to be kept for at least 6 years. If after less than 6 years he should have another new made, regardless of whether or not he had disposed of the first, then unless he has been authorized by the bhikkhus, it is to be forfeited and confessed. यानी क्या मतलब है कि एक ब्लैंकेट जैसे बना ली है एक भिक्खु ने या भिक्खुनी ने, तो वो 6 इयर्स तक वो रखते हैं उसको। तो अगर उससे पहले आपको वो सपोज आपने दूसरी कोई बनाई है तो आपने पहली वाली डिस्पोज ऑफ की है या नहीं की, उसके बिना ही क्या है जो अथॉरिटी बेसिकली जो अथॉरिटीज है वो उसको क्या कर लेंगी, ले लेंगी, until and unless आपकी जैसे खराब हो गई and you have taken permission from the authorities, then only you could use it.
मतलब स्ट्रिक्ट थे कि ये चीज है एटलीस्ट 6 इयर्स तक आपको कोशिश करनी है इसको यूज कर ले। एंड एज another, अगर उन्होंने he should have another new felt made regardless of whether or not he had disposed of the first, then unless he has been authorized by the bhikkhus it is to be forfeited and confessed। यानी उससे पहले उन्होंने बना ली है, अगर उनको जो बनानी है तो वो अथॉरिटीज ले लेंगी, अगर उनको चाहिए दैट इज समथिंग एल्स, वो देखते थे, बट जनरली वो कन्फेस कर, वो उसको क्या कर लेते थे, फोरफिट कर लेते थे। अगर इन केस अ भिक्खू अराइविंग एट अ फैमिली रेजिडेंस को सपोज केक या कुक्ड ग्रेन मील कुछ भी खाना दिया जाता है तो उसको 2 या 3 बोल फुल ही चाहिए, अगर जितना भी उनको खाना है 2 या 3 बोल ही वो ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लेंगे तो उनको जाके कन्फेशन करना है कि आई हैव टेकन मोर बोल्स ऑफ फूड, और having accepted 2 or 3 and taken them from there, he then has to share it obviously among all the other bhikkhus। यानी जो खाना लाते हैं वो भी उनको क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, एंड प्रॉपर कोर्स है ये उनको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर सपोज any bhikkhu having set out bedding in lodging belong to the sangha or having had it set out, then on departing neither put it away nor have it put it away, और शुड ही गो विदाउट टेकिंग लीव इट इज टू बी कन्फेस्ड। अगर बाई चांस जैसे बेडिंग लगाई है उन्होंने और वो उसको वापस से नहीं रखा है उन्होंने, तो उनको कन्फेस करना पड़ेगा दैट व्हाई हैज ही डन दिस। सो सर्टन रूल्स थे, चीजें लिमिटेड थी, यूज करनी थी उतनी ही यूज कर सकते थे, खाना भी आपको शेयर करके खाना है, लिमिटेड ही लेना है, अगर ज्यादा लिया तो आपको कन्फेस करना है। देयर वर मेनी अदर रूल्स, वी नो कि बोल्स है इस टाइप के, उनको क्लोथिंग पहननी नहीं होती थी, इस टाइप की जगह पे रहते थे, अपना लैंड नहीं, मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पिछले आइडेंटिटी छोड़ो, सब लोग इक्वल है, चाहे किंग हो, चाहे वर्कर हो, स्लेव हो, क्राफ्ट पर्सन हो, व्होएवर इट इज, ठीक है। ये सारे इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। देन इसी से रिलेटेड अगर हम देखें, बुद्धिज्म जो है बहुत रैपिडली फॉलो हो गया था, इवन जब लॉर्ड बुद्धा थे उनके लाइफ टाइम में ही बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था, एंड ऑल्सो आफ्टर हिज डेथ, as he appealed to many people dissatisfied with existing religious practices and confused rapid social changes taking place around them। क्योंकि लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम से बहुत डिससेटिस्फाइड थे, इसीलिए एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से वो कंफ्यूज थे, किस टाइप के सोशल चेंजेस हो रहे थे, क्या ये सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, क्या ये सिस्टम में डिवीजन है। सो दे वांटेड, दे वर द पीपल हु वर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस सिस्टम्स, ऑब्वियसली वो रिलीजियस सिस्टम से जो सेटिस्फाइड नहीं थे वो नया तरीका ढूंढ नहीं रहे थे, एंड बुद्धिज्म गेव देम अ वेरी नाइस way to follow a different religion which was somewhere acceptable to them। so importance यहाँ पे, क्योंकि बुद्धिज्म में बोलते थे कंडक्ट और वैल्यूज के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया, ना कि आपने किस कास्ट में या किस फैमिली में आपने बर्थ लिया है, उससे ज्यादा वो बोल रहे हैं कि आपको अपनी कंडक्ट अच्छा करना चाहिए, आपकी वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, आप में कंपैशन होना चाहिए, अपने अपने फेलो बीइंग्स के लिए दया होनी चाहिए, और जो आपसे यंगर और आपके वीकर हैं उनकी तरफ आप हमेशा कंपैशनेट रहो। ओके, तो इसके कारण क्या है, जितनी भी अच्छी बातें थी बुद्धिज्म में, सारी आइडियोलॉजीज, इनके कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर बुद्धिज्म को ज्वाइन करने का ज्यादा से ज्यादा समवेयर उनके एनकरेज हुए, एंड दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग इट। ओके, नाउ इसी से रिलेटेड ये जो हमने स्टोरी this came across earlier also, and I told you that we'll do it after we complete this particular topic। इसमें हम देखेंगे कैसे क्या आइडियोलॉजी थी बुद्धिज्म की और कैसे ये लोगों को समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, पेज नंबर 93 पे दिया हुआ आपकी बुक में, दिस इज अ स्टोरी एंड द हेडिंग इज तेरी गाथा। यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक थी जिसमें सूत्ता पिटका का पाठ है ये, जिसमें बहुत सारी वर्सेस कंपोज है भिक्खुनीज ने की है, ठीक है। इसमें विमेन की सोशल और उनके जो एक्सपीरियंस है मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल और बाकी जितने भी कल्चरल टाइप के उनके एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो एक मेंशन है अबाउट अ लेडी नोन एज पुन्ना, जो कि एक दासी है और स्लेव वुमेन है, who went to the river each morning to fetch water
फॉर मास्टर्स हाउस होल्ड, बिकॉज ऑब्वियसली दासी थी, स्लेव विमेन, तो पानी भरने जाती थी। तो वहां पे वो रोज देखती थी एक ब्राह्मण है जो बेदिंग रिचुअल्स करता है, पानी में नहाना, उससे दे कंसिडर कि प्योर हो जाते हैं और सारे पाप धुल जाते हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वन मॉर्निंग शी स्पोक टू हिम एंड दीज आर द वर्सेस कंपोज्ड बाय हर, जिसमें उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड है ब्रह्मा, ये जो ब्राह्मण है इसके साथ। तो शी सेड कि मैं तो वाटर कैरियर हूँ, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मुझे तो जाना ही पड़ता है पानी कलेक्ट करने, क्योंकि मुझे पानी लेके जाना है ना, फॉर माय मास्टर फेच वाटर, आई नीड टू फेच वाटर फॉर द, जिनके घर आई वर्क, तो मास्टर के लिए पानी लेके जाना है, फेच करना पड़ता है। बट और अगर नहीं ले गई, मतलब इसीलिए जाती हूँ ठंड में भी, क्योंकि अदरवाइज मुझे पनिशमेंट मिलेगी, जो हाई क्लास वुमेन है वो एंग्री हो जाएंगी, इसलिए। बट तुम आपको किस चीज से डर लगता है ब्राह्मण, कि आप इतनी ठंड में भी वाटर में जाते हो, कि मतलब आप इतनी ठंड होती है कि आपके लिम्स जो है वो ठंड से शिवर कर रहे होते हैं, ठंड से आप कांप रहे होते हो पूरी बॉडी पर, फिर भी आप जाते हो। तो ब्राह्मण ने रिप्लाई किया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी ईविल है वो निकल जाए, कुछ भी जो भी किसी ने भी कुछ खराब किया है, जैसे हम बोलते हैं पाप किया, तो यहाँ पे पानी में नहाने से वो पाप से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तब पूना ने बोला कि जिसने भी आपको ये बात बोली है, मतलब दिस इज एक्चुअली समथिंग क्वेश्चनेबल, क्योंकि अगर इस हिसाब से तो जो फ्रॉग और टर्टल्स जो हमेशा पानी में रहते हैं वो एकदम ही प्योर हो जाएंगे, वो एकदम ही कोई भी पाप नहीं किया हुआ होगा उनका, वो हमेशा हेवन में ही जाएंगे। और तो और पानी में स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं, वो भी आपके हिसाब से क्या हेवन में ही जाएंगे, सारे उनके पाप जो हैं धुल जाएंगे और वो लोग अच्छे हो जाएंगे। देन शी सेज इंस्टेड, आपको जिस चीज से डर लग रहा है, don't do that thing, the fear of which leads you to the water, stop now brahman, save your skin from the cold। यानी आपको लग रहा है कि जो आप पाप धोने आ रहे हो, वो जो आप गलत काम कर रहे हो वो करो ही मत, जिसके डर के कारण आप आ रहे हो इतने ठंड में इस पानी में, मतलब डुबकी लगाने की, जो भी है पाप हुआ वो धुल जाएगा। सो डोंट डू दैट थिंग द फेयर ऑफ विच लीड्स यू टू द वाटर, ऐसा काम ही मत करो कुछ कि जिसके कारण आपको जाना पड़े नदी के अंदर, और खुद को बचाओ इतनी ठंड में। व्हाई डू यू गो इनसाइड द वाटर फॉर freeing yourself from the bad acts of yours, it's better you don't do those acts। ठीक है, ऐसे करके ब्राह्मण को समझाए। तो इससे क्या पता चलता है, एक बता रहे हैं अच्छे काम करो, राइटर्स वर्क ही करो, ताकि आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़े। ठीक है, ऐसी टाइप की इंसिडेंट्स और स्टोरीज दी हुई है यहाँ पे, which tells us directly indirectly about Buddhism and their teachings। Okay, so with this we have also understood great aspects of Buddhism, उनकी लाइफस्टाइल, उनके फॉलो किस तरीके से चीजें फॉलो करते थे, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या टीचिंग्स थी, और लोग कैसे फॉलो करते थे और क्यों स्प्रेड हो रहे थे इतने फॉलोअर्स, और पूरा उनकी लाइफ से लेके उनकी पूरा लाइफ स्पैन के उनकी टीचिंग से रिलेटेड सारी चीजें जो है, और कुछ स्टोरीज रिलेटेड टू, जैसे हमने ये थेरी गाथा पढ़ी है, और बाकी लोगों की लाइफ कैसी थी जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। This is what we have done in detail, okay, about the followers of Buddhism, Buddha, and obviously about all his teachings and all. So in our next class we will be doing स्तूपा। ठीक है, स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेसिफिकली थोड़ा स्तूपा के बारे में पढ़ के सांची स्तूपा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो अभी तक हमने जितना भी किया है उसमें, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कम बैक विद योर डाउट and we discuss and solve all the doubt. So this is it for today. Now we will meet in our next class.